सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9th के इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम 1960 के बाद की घटित घटनाओं का अवलोकन करेंगे। सेकेंड लेसन आपने पढ़ा है इतिहास में 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 को भारत ने अपने संविधान को स्वीकारा, अंगीकार किया और भारत एक सर्वप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत जैसे देश के सम्मुख अनेकानेक समस्याएं मुंह बाए खड़ी थीं। विविध भाषा, धर्म और जाति के लोग यहाँ इस देश में सदियों से रहते रहे हैं। सबकी अपनी समस्याएं हैं। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को उनके समझ करके उनको हल करना, कमज़ोर वर्गों के विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन करना, देश में फैली हुई दरिद्रता को दूर करने के लिए व आर्थिक विकास के लिए योजना आयोग का गठन कर तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता देना एक बड़ी चुनौती थी और देश में चुनावों का सफलतापूर्वक संपन्न कराना भी एक भारी चुनौती थी। भारत ने लोकतांत्रिक परंपराओं को विश्वास में लेने और देश में राजनीतिक स्थायित्व लाने का भी एक बड़ा चुनौती था। 1947 से लेकर के 2000 वर्ष तक के जो घटित घटनाएं रही हैं और किन किन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में ये घटनाएं घटित हुई हैं, उन्हें हम यहाँ पढ़ेंगे। खास तौर से 1960 का जो दशक रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इस दशक में भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समय तक भारत आज़ाद होने के बाद भी पुर्तगालियों का आधिपत्य गोवा, दमन और दीव जैसे प्रदेशों पर बना हुआ था। उनको पंडित जी ने भारत में विलय कराया। इसी पीरियड में भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था, जिसकी परिणति 1962 में युद्ध के रूप में हुई। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा विवाद की रेखा रही है, जिसे आज भी चीन जो है बॉर्डर लाइन नहीं मानता है और आज भी उसको लेकर के तनाव चल ही रहा है, जो आप रोज मीडिया में देख रहे हैं। इसी मैकमोहन रेखा को लेकर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत को पराजय का सामना करना पड़ा और ये पंडित नेहरू के लिए बहुत बड़ा ट्रेजेडी था, क्योंकि चीन एक तरफ नारा दे रहा था हिंदी चीनी भाई भाई, तो दूसरी तरफ पीठ में खंजर भोंकने का भी कार्य किया। इस समय अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो भारत की विदेश नीति के शिल्पकार के रूप में स्थापित हुए। उन्होंने देश के आर्थिक विकास के द्वारा सामाजिक न्याय को साध्य करने का प्रयास किया। 1964 में पंडित नेहरू का निधन हो गया और उसके बाद 1965 में भारत के प्रधानमंत्री बने पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी। 1964 से 1966 तक का उनका कार्यकाल रहा। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान ने लाल बहादुर शास्त्री जी को कम करके आंका और उसने हिमाकत की भारत पर आक्रमण करने की, और इस समय सत्ता में आते ही लाल बहादुर शास्त्री जी को इस युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, भारत पाक युद्ध। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने दृढ़ संकल्प शक्ति और नेतृत्व कौशल के द्वारा पाकिस्तान को बुरी तरह युद्ध में पराजित किया। कूटनीति का स्तर पर भी
और सैन्य स्तर पर भी। अंत में रूस ने समझौता कराया, मध्यस्थता की और ताशकंद में अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच में ये समझौता होता है, जिसको ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की 1966 में मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनके कार्यकाल में भी भारत पाक युद्ध हुआ और इस युद्ध का कारण रहा है पूर्वी पाकिस्तान, जहाँ की संस्कृति और जहाँ की भाषा अलग थी और पश्चिमी पाकिस्तान की अलग। पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के साथ में ऐसा व्यवहार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ अन्याय किया जा रहा था और इसको लेकर के मुजीब उर रहमान के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन शुरू होता है और इस आंदोलन को इंदिरा जी ने समर्थन दिया। कारण उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर जो है भारत पर पड़ रहा था और तमाम शरणार्थी बांग्लादेश से भारत में आ रहे थे और इस बात को लेकर के भारत पाक युद्ध होता है, जिसकी परिणति बांग्लादेश के निर्माण के रूप में हुई। ये इंदिरा गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता रही है। इस तरह से भारत ने एक तीर से दो निशाने किए, एक तरफ पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई तो दूसरी तरफ शरणार्थियों की समस्या से उबरने का भी रास्ता प्रशस्त किया बांग्लादेश स्वतंत्र बनवा करके। 1971 में ये युद्ध हुआ। 1977 में सत्ता परिवर्तन होता है, जिसके पीछे कारण रहा है 1974 में इंदिरा जी ने दुनिया के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत करने के लिहाज से पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और ये साबित किया कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन ये बात लीक नहीं होने दी। सिक्किम का विलय भारत में कराने का श्रेय इंदिरा जी को जाता है। 1974 में चुनाव में सरकारी तंत्रों का उपयोग को लेकर के एक बहुत बड़ा असंतोष पैदा हुआ इंदिरा जी के खिलाफ और सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के उन्होंने जनता दल का गठन किया और जिसमें इंदिरा जी को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। 1977 से 1979 में जनता दल का नेतृत्व करते रहे मोरारजी देसाई, अल्पकाल की ये सरकार रही और उसके बाद आपसी मतभेद के कारण उनकी सरकार गिर जाती है। फिर केवल 5 महीने के लिए चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी जी की पुनः वापसी होती है और वो भारी बहुमत से जीत करके दोबारा सत्ता में आती हैं और इस पीरियड में पाकिस्तान की सह पाकर के खालिस्तानी उग्रवादी पाकिस्तान पंजाब प्रांत में जो है आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, जो स्वर्ण मंदिर में घुसकर बैठे थे। अंततः उनको स्वर्ण मंदिर से निष्कासित करने के लिए इंदिरा जी को कठोर कार्रवाई करनी पड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत सेना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करती है 1984 में और वहां से आतंकवादियों को खदेड़ दिया जाता है। इस बात को लेकर के सिख उग्रवादियों ने बड़ा असंतोष दिखाया और अंततः इस असंतोष की जो परिणति है 1984 में इंदिरा जी की हत्या के साथ हुई। उनके ही सुरक्षा रक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। आगे हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू।